हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। बीएड सेकेंड ईयर ईपीसी 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं की समझ के अंतर्गत हम गॉर्डन आलपोर्ट व्यक्तित्व का सीलगुण सिद्धांत, ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के अंतर्गत स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी के विषय में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि व्यक्तित्व की संरचना किस प्रकार से बताई है आलपोर्ट महोदय ने। तो इसको उन्होंने 3 वर्गों में विभाजित किया है। व्यक्तित्व की परिभाषा, व्यक्तित्व सीलगुण, प्रोप्रियम। तो व्यक्तित्व की परिभाषा हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे व्यक्तित्व सीलगुण। व्यक्तित्व सीलगुण को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, सामान्य सीलगुण और वैयक्तिक सीलगुण। सामान्य सीलगुण से आलपोर्ट का तात्पर्य वैसे सीलगुणों से होता है जो कि कल्चर के कई लोगों में पाया जाता है। सच में सामान्य सीलगुण यानी कि कॉमन ट्रेड्स एक तरह की अमूर्तता, अब्स्ट्रक्शन होते हैं जिससे सामाजिक मूल्यों यानी कि सोशल वैल्यूज तथा सोशल मोर्स यानी कि सामाजिक रीति रिवाजों की एक झलक मिलती है और इसकी उत्पत्ति एक खास तरह से व्यवहार करने के सोशल प्रेशर से उत्पन्न होती है। आलपोर्ट महोदय ने इन सीलगुणों को बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं माना है क्योंकि वे मौलिक सीलगुण नहीं है। इससे मात्र सतही अभिव्यक्ति की झलक मिलती है तथा व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी का एहसास नहीं होता है। एनेक्साइटी, कन्फर्मिटी, सामाजिक या राजनीतिक मनोवृत्ति यानी कि सोशल और पॉलिटिकल एटीट्यूड सामान्य सीलगुण के कुछ उत्तम उदाहरण है। सामान्य सीलगुण को विमीय सीलगुण या नियमान्वेषी सीलगुण भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे वैयक्तिक सीलगुण। वैयक्तिक सीलगुण यानी कि इंडिविजुअल ट्रेट। इंडिविजुअल ट्रेट जिसे कि वैयक्तिक पूर्ववर्ती, पर्सनल डिस्पोजिशन या आकृतिक सीलगुण यानी कि मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स भी कहा जाता है। इससे तात्पर्य वैसे सीलगुण से होता है जो व्यक्ति विशेष में पाया जाता है तथा जिस पर हम किसी संस्कृति के कई व्यक्तियों की तुलना नहीं कर सकते हैं। जो सामान्य सीलगुण था वह जो था कई लोगों में पाया जाता था, लेकिन यहाँ पर कई व्यक्तियों की तुलना उससे नहीं की जा सकती है। इससे व्यक्ति की विशेष समायोजनात्मक क्रियाएं यानी कि एक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट निर्देशित एवं प्रेरित होती हैं। वैयक्तिक सीलगुण को आलपोर्ट ने अधिक महत्वपूर्ण बतलाया है क्योंकि इससे व्यक्तित्व की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर का विशेष एवं संगठित अध्ययन संभव हो जाता है। बाद में आलपोर्ट ने अपनी शब्दावली में परिवर्तन किया और सामान्य सीलगुण यानी कि कॉमन ट्रेट के लिए सिर्फ सीलगुण यानी कि ट्रेट का प्रयोग किया तथा वैयक्तिक सीलगुण जो इंडिविजुअल ट्रेट के लिए जो पूर्ववर्ती यानी कि पर्सनल डिस्पोजिशन का प्रयोग किया। आलपोर्ट ने वैयक्तिक पूर्ववर्ती को निम्न भागों में विभाजित किया है जो हम देख रहे हैं सामने। कार्डिनल पूर्ववर्ती या पूर्ववर्ती या सीलगुण, कार्डिनल प्रीपोजिशन और ट्रेट। सेकंड पॉइंट है केंद्रीय पूर्ववर्ती या सीलगुण, सेंट्रल प्रीपोजिशन और ट्रेट। थर्ड पॉइंट में हम देख रहे हैं गौण पूर्ववर्ती या सीलगुण, सेकेंडरी प्रीपोजिशन और ट्रेट। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट है कार्डिनल पूर्ववर्ती या सीलगुण यानी कि कार्डिनल प्रीपोजिशन और ट्रेट। इस सीलगुण से तात्पर्य वैसे सीलगुण से होता है जो व्यक्ति में इतना अधिक व्यापक हो जाता है या होता है कि वह प्रत्येक व्यवहार इसी से प्रभावित होकर करता हुआ पाया जाता है। अधिकतर लोगों में कार्डिनल सीलगुण नहीं होते हैं, परंतु जिनमें होते हैं वे इस सीलगुण के लिए विश्वविख्यात होते हैं। जैसे कि शांति एवं अहिंसा का सीलगुण महात्मा गांधी का एक कार्डिनल सीलगुण था। आक्रामकता, अग्रेसिवनेस हिटलर एवं नेपोलियन का एक कार्डिनल सीलगुण था जिससे वे विश्वविख्यात थे। सेकंड पॉइंट है केंद्रीय पूर्ववर्ती या सीलगुण, सेंट्रल प्रीपोजिशन और ट्रेट। केंद्रीय सीलगुण वैसे सीलगुण को कहा जाता है जो कि व्यापक तो नहीं होते हैं यानी कि परिवेशिक तो नहीं होते हैं परंतु महत्वपूर्ण जरूर होते हैं, जिन पर व्यक्ति अपनी जिंदगी में अधिक प्रकाश डालता है। ऐसे सीलगुण प्रत्येक व्यक्ति में पाया जाता है तथा औसत इनकी संख्या 5 से 10 होती है। इन सीलगुण की अभिव्यक्ति व्यक्ति के बारे में कुछ अनुशंसा, रिकमेंडेशन
करते समय प्रायः किया जाता है। इन शील गुणों की अभिव्यक्ति व्यक्ति प्रायः अपने व्यवहारों में करता है। बहिर्गमन यानी कि आउटगोइंग, भावुक, सेंटिमेंटल या सचेत, अटेंटिव, सामाजिक, आक्रामकता, अग्रेशन आदि कुछ ऐसे ही शील गुणों के उदाहरण हैं। थर्ड पॉइंट में हम देख रहे हैं गौण, पूर्ववर्ती या शील गुण, सेकेंडरी, प्रीपोजिशन और ट्रेट। इस श्रेणी में उन शील गुणों को रखा जाता है जो कम सुस्पष्ट, कम संगठित यानी कि लेस ऑर्गेनाइज्ड, कम संगत होते हैं और इसलिए व्यक्तित्व की संरचना के लिए कम महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे विशेष हेयर स्टाइल रखना, खास प्रकार का भोजन करना, विशेष मनोवृत्ति, स्पेसिफिक एटीट्यूड और तथा जैसे गौण पूर्ववर्ती यानी कि सेकेंडरी प्रीडिस्पोजिशन के उदाहरण हैं, जिनके आधार पर व्यक्तित्व की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में कोई ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। अब हम देख रहे हैं प्रोप्रियम। जैसा कि स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में हमने 3 पॉइंट लिए थे, व्यक्तित्व की डेफिनेशन यानी कि व्यक्तित्व की परिभाषा हो चुकी, व्यक्तित्व शील गुण हो गए और ये 2 प्रकार के थे, उनके विषय में विस्तार से बता दिया गया, सामान्य शील गुण, व्यक्तिक शील गुण। अब हम देखेंगे प्रोप्रियम। अल्पोर्ट का मत है कि व्यक्तित्व असंबंधित शील गुणों का मात्र एक बंडल नहीं है, बल्कि इसमें शील गुणों की एक संगति, एकता एवं समन्वय पाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनरिलेटेड ट्रेट्स का बंडल नहीं है, बल्कि इसमें शील गुणों की एक संगति, कंसिस्टेंसी, यूनिटी एवं इंटीग्रेशन पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्तित्व में कुछ ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जो शील गुणों, मूल्यों, अभिप्रेरकों को संगठित करता है। इस नियम को अल्पोर्ट ने प्रोप्रियम कहा है। प्रोप्रियम एक लैटिन शब्द है, यह लैटिन शब्द प्रोप्रियस से बना है, जिसका अर्थ अपना यानी कि आउन होता है। अल्पोर्ट महोदय के लिए प्रोप्रियम आत्मन यानी कि सेल्फ या अहम, ईगो के समान है, परंतु इन्होंने इन दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। अल्पोर्ट के अनुसार प्रोप्रियम से तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से होता है, जो भी पहलू हैं जिससे उसमें आंतरिक एकता, इनवर्ड यूनिटी तथा संगतता, कंसिस्टेंसी आती है। प्रोप्रियम मानव प्रकृति के धनात्मक, सृजनात्मक, वर्धन उन्मुखी तथा गतिशीलता के गुणों को दर्शाता है। अल्पोर्ट ने प्रोप्रियम के स्वरूप एवं विकास का वर्णन 7 अवस्थाओं यानी कि जो स्टेजेस हैं के रूप में किया है। ये जो 7 अवस्थाएं हैं शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक होती हैं, जिससे होकर प्रोप्रियम विकसित होता है। किशोरावस्था में आकर प्रोप्रियम का विकास पूरा हो जाता है। जो पहली 3 अवस्थाएं हैं अर्थात शारीरिक आत्मन, आत्म पहचान तथा आत्मसम्मान का विकास बच्चों के प्रथम 3 वर्ष की आयु में होता है। बाद की 2 अवस्थाओं अर्थात आत्म विस्तार तथा आत्म प्रतिमा 4 साल से 6 साल की आयु में विकसित होती है तथा युक्ति संगत समायोजन की अवस्था का विकास 6 साल से 12 साल की आयु में होता है तथा उपयुक्त प्रयास की अवस्था किशोरावस्था में विकसित होती है। प्रोप्रियम में ये सभी 7 जो पहलू हैं उनका संगम पाया जाता है, तो इनको हम बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट है इसमें शारीरिक आत्मन यानी कि बॉडीली सेल्फ। इस अवस्था में बालक अपने अस्तित्व से अवगत होता है और अपने शरीर को वातावरण के अन्य वस्तुओं से भिन्न समझने लगता है। इसका विकास जो है जन्म के से जो है 3 वर्ष की आयु तक होता है। हम देखते हैं कि बच्चे अपने आप को अलग समझने लगते हैं कि ये इनके खिलौने हैं और ये हम हैं। कभी कभी उनसे बात भी करने लगते हैं, वास्तविक समझने लगते हैं। तो ये क्या है, इसमें ये बताया गया है कि इस अवस्था में बालक अपने अस्तित्व से अवगत होता है और अपने शरीर को वातावरण के अन्य वस्तुओं से भिन्न यानी कि अलग समझना शुरू कर देता है। दूसरा पॉइंट है आत्म पहचान, सेल्फ आइडेंटिटी। इस अवस्था में बच्चे यह अनुभव करने लगते हैं कि उनके भीतर कई तरह के परिवर्तन के बावजूद उनकी एक अलग पहचान बनी हुई है।
इसका विकास भी जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक होता है। उनका एक विशेष नाम होता है, विशेष नाम से पुकारा जाता है। ये बालक अपने आप को पहचानने शुरू कर देते हैं। थर्ड पॉइंट है आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम। इस अवस्था में बच्चे अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने लगते हैं। जब कभी कोई कार्य करते हैं तब उनके लिए प्रशंसा मिलती है या कोई पुरस्कार मिलता है, तब आत्मसम्मान का अनुभव करते हैं। आत्मसम्मान मनोविज्ञान में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। इसका इस्तेमाल व्यक्ति की समस्त भावनाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। वह स्वयं के प्रति एक दृढ़ नजरिया और दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। आत्मसम्मान की भी विजय, निराशा, गर्व और शर्म आदि की तरह अपनी मान्यताएं तथा भावनाएं होती हैं। कोई भी व्यक्ति या बालक आत्मसम्मान स्थिति के परिवर्तन के साथ जुड़े सामान्य उतार चढ़ावों की तुलना में कहीं ज्यादा मौलिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मविस्तार, सेल्फ एक्सटेंशन। यहाँ कहने का तात्पर्य इसका यह है कि इस अवस्था में बच्चे उन वस्तुओं या लोगों को पहचानने लगते हैं जो उनके मतलब के होते हैं। कहने का यहाँ तात्पर्य यही हो जाता है कि जो उनकी आवश्यकता को पूरा करते हैं, चाहे वस्तुएं हों चाहे व्यक्ति, उनको अच्छी प्रकार से पहचानने लगते हैं। आत्मविस्तार 4 से 6 वर्ष की आयु में पूर्णतः विकसित हो जाता है और बच्चे इसके प्रति सजग रहने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आत्म प्रतिमा यानी कि सेल्फ इमेज। यहाँ पर बच्चे अपने एवं अपने व्यवहार के बारे में एक वास्तविक एवं आदर्श प्रतिमा विकसित कर लेते हैं और वे अपने माता पिता की प्रत्याशाओं, एक्सपेक्टेशंस को संतुष्ट कर सकने में सफल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है युक्ति संगत समायोजन के रूप में आत्मन, सेल्फ एज ए रेशनल कॉपर। इस अवस्था में बच्चे दिन प्रतिदिन की समस्याओं के समाधान में तर्क एवं विवेक का प्रयोग करना सीख लेते हैं। जब कहीं पर कोई घटना घटित होती है, उनके हित में है अहित में है, तो उसके बारे में वह तर्क कर सकते हैं। कभी कोई प्रश्न पूछता है तब भी तर्क करने में समर्थ हो जाते हैं। और कहीं पर ऐसा कार्य है जो उनको नहीं सिखाया गया है और वह उन्होंने सिर्फ देखा है, तो विवेक के साथ उस कार्य को पूर्ण करना सीख लेते हैं। इसका नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है उपयुक्त प्रयास, प्रोप्रिएट स्ट्रीविंग। इस अवस्था यानी कि किशोर अवस्था में ये अवस्था विकसित हो जाती है और इसमें किशोर दीर्घकालीन योजना, लॉन्ग रेंज प्लान तथा लक्ष्य यानी कि गोल का निर्णय या निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। तो ये अवस्था तो वैसे भी जीवन की मुख्य अवस्था है। आलपोर्ट महोदय का जो सिद्धांत लगातार चल रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बीएड के लिए तो है ही, साथ साथ जब टेट का एंट्रेंस होगा उसमें भी ये काम आने वाला है। आप लगातार वीडियो को देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।